क्या आपको अब भी लगता है कि दिल का दौरा हमेशा फिल्मों की तरह तेज सीने के दर्द से शुरू होता है? यह एक बहुत ही खतरनाक धारणा है और इसी सोच की वजह से कई बुजुर्गों ने समय पर इलाज नहीं लिया, ये मानकर कि अभी तो कुछ खास नहीं हुआ है। असल में दिल के खतरे के संकेत अक्सर सीधे नहीं होते। कई बार वो बहुत हल्के लगते हैं, जैसे एक अलग सा थकान महसूस होना, छाती के बीच में हल्का सा दबाव या जकड़न, या खड़े होते ही चक्कर आना। और जब शरीर को इशारा देता है, वो हमें परखने के लिए नहीं होता, वो ध्यान मांगता है, फिक्र मांगता है। इस वीडियो में आप जानेंगे दिल के वो खामोश संकेत जो शरीर रुकने से पहले देता है और कैसे उन्हें समय रहते पहचाने, क्योंकि जो आज इन संकेतों को नजरअंदाज करता है वो कल अपनी आजादी खो देता है। और ये सब शुरू होता है शरीर की उस पहली हल्की सी फुसफुसाहट से, जिसे ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते, पर शायद वही सबसे अहम संकेत हो सकता है। कदम 1, पहले संकेतों को पहचानना। दिल हमेशा जोर से नहीं चिल्लाता, कई बार वो धीरे से फुसफुसाता है और यही सबसे बड़ा खतरा होता है, जो अचानक गिरा दे और अस्पताल भागने पर मजबूर करे। लेकिन दिल के दौरे के असली लक्षण खासकर बुजुर्गों में अक्सर ऐसे नहीं होते। ये धीरे धीरे आते हैं, जैसे छाती के बीचों बीच कोई अजीब सा बोझ रख दिया गया हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां एक पत्थर रख दिया और फिर हटा लिया। कभी ये एहसास लौट आता है, कभी कुछ ही मिनटों में चला जाता है, और इसी वजह से इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। 71 वर्षीय श्री नंद कुमार मदुरै रेलवे से रिटायर हुए हैं। उन्होंने ठीक यही महसूस किया था। वो बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब सीने के बीच में हल्का सा दबाव महसूस हुआ। तेज दर्द नहीं था, जैसे अंदर से कुछ धक्का दे रहा हो। उन्हें लगा शायद गर्मी की वजह से या कुर्सी की बैठने की स्थिति के कारण हो रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो गया। फिर दोपहर के खाने के बाद फिर से आया। इस बार थोड़ा थकावट और गर्दन पर ठंडा पसीना भी साथ था। फिर भी उन्होंने इंतजार किया। केवल बेटी के जोर देने पर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टरों ने क्या बताया? वो बस कुछ ही मिनट दूर थे, एक गंभीर हार्ट अटैक से। इसीलिए ये छोटे छोटे संकेत पहचानना जिंदगी बदल सकता है। घबराने की जरूरत नहीं, बस अपने शरीर पर ध्यान देना जरूरी है। सीने में ऐसा दबाव जो बार बार आए और जाए, ऐसी थकान जो सामान्य से अलग हो, सांस फूलना वो भी बिना किसी मेहनत के, जैसे सीढ़ियों के 2 स्टेप चढ़ना भी आपको थका दे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और भी लक्षण हैं, बाएं हाथ, कंधे या जबड़े तक फैलता हुआ दर्द, दांत ब्रश करते समय अचानक चक्कर आना, सुबह की सैर के दौरान हल्की मितली महसूस होना। छोटे छोटे लक्षण, पर सामान्य नहीं, खासकर जब ये एक साथ या बार बार हों। महिलाओं और बुजुर्गों में तो ये लक्षण और भी हल्के हो सकते हैं। सीने की बजाय दर्द पीठ में होता है या पेट में, ऐसा भारीपन जैसे खाना हजम न हुआ हो, लेकिन न चाय से आराम मिलता है न आराम से। लोग सोचते हैं शायद उम्र की कमजोरी है, जबकि असल में शरीर चेतावनी दे रहा होता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह नहीं कि आप सब कुछ समझ जाएं। सबसे जरूरी है जो सामान्य से अलग महसूस हो रहा है उसे नजरअंदाज न करें। खासतौर पर छाती से जुड़ी कोई भी असहजता गंभीरता से लेनी चाहिए। दर्द बढ़ने का इंतजार करने की जरूरत नहीं, और ये सोचकर भी न बैठें कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई बार दिल सिर्फ एक मौका देता है और वो मौका बहुत चुपचाप आता है। समय रहते पहचानना मतलब समय रहते कदम उठाना, और समय रहते कदम उठाना अपने लिए लिया गया सबसे बहादुर फैसला हो सकता है। और जब शरीर कोई संकेत देता है, चाहे वो बहुत हल्का ही क्यों ना हो, तो वो आपसे कोई पहेली हल करने को नहीं कह रहा, वो एक जवाब मांग रहा है। और इस पल में वो जवाब तेज होना चाहिए, निर्णायक, बिना किसी हिचकिचाहट के। कदम 2, तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। अगर दिल के दौरे की जरा भी आशंका हो, सीने में असहजता, अचानक सांस लेने में तकलीफ, ठंडा पसीना, चक्कर आना या दर्द जो हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल जाए, तो पहला कदम इंतजार करना नहीं है। ना तो चीनी घोलकर पानी पीना, ना लेटकर आराम करना। सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने इलाके की आपातकालीन सेवा को कॉल करना। भारत में इसके लिए नंबर है 102 या 108। इन नंबरों को याद कर लें, फोन के पास कहीं लिख कर रखें। जो लोग आपके साथ रहते हैं उन्हें भी सिखाएं। बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि थोड़ा और सह लेंगे
या फिर मान लेते हैं कि वो खुद अस्पताल पहुंच जाएंगे गाड़ी चलाकर या टैक्सी लेकर। लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक है। जब दिल तकलीफ में होता है तब थोड़ा सा भी प्रयास, जैसे सीढ़ी चढ़ना या गाड़ी की चाबी घुमाना, आपके लिए आखिरी धक्का साबित हो सकता है। ऐसी हालत में गाड़ी चलाना जैसे किसी खाई के किनारे चलना हो, और अगर रास्ते में कुछ बुरा हो जाए तो कौन मदद करेगा? एम्बुलेंस सिर्फ गाड़ी नहीं होती, वो चलते फिरते इलाज का जरिया होती है। उसमें होता है ऑक्सीजन, दवाएं जो दिल को स्थिर करती हैं, लगातार निगरानी करने वाले उपकरण, और सबसे अहम प्रशिक्षित लोग, नर्सें, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, ऐसे लोग जो आपकी गली के मोड़ पर ही इलाज शुरू कर सकते हैं, आपके दरवाजे पर ही जरूरी कदम ले सकते हैं। और इस स्थिति में समय सिर्फ कीमती नहीं होता, वो फैसला करता है। हर मिनट इस बात का फैसला करता है कि दिल को कितना नुकसान होगा। जितनी जल्दी मदद पहुंचेगी उतना ही कम नुकसान होगा, कम जोखिम, ज्यादा संभावना कि आप वापस अपने घर लौटें मजबूत और सही सलामत दिल के साथ। भले ही आपको पूरा यकीन न हो, भले ही लक्षण बहुत हल्के लगें, फिर भी कॉल करना बेहतर है। आपातकालीन सेवाएं 10 झूठे अलार्म सुन लेंगी, लेकिन एक असली केस में देर नहीं करना चाहती। वो आपकी मदद के लिए ही हैं, आपको सुनने के लिए, सहारा देने के लिए। और अगर ये सिर्फ एक डर हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मामला गंभीर हो और आपने कॉल नहीं किया तो कीमत बहुत भारी हो सकती है। अगर आप अकेले रहते हैं तो फोन में इन नंबरों को फास्ट डायल पर अभी ही सेव कर लें। अगर कोई देखभाल करने वाला है या भरोसेमंद पड़ोसी हैं तो आज ही उनसे बात करें, संकेत तय करें, उन्हें समझाएं कि क्या करना है। और अगर कोई आपके सामने तबीयत बिगाड़ रहा हो तो उसके लिए आप कदम उठाएं, उससे पूछने का इंतजार मत कीजिए। आप पहल करें साहस और स्नेह के साथ, क्योंकि जब शरीर मदद मांगता है तो उसे बहादुरी नहीं चाहिए, उसे चाहिए कार्रवाई। और उस पल में कांपते हाथों से फोन उठाना और नंबर मिलाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो में नंबर 2 कमेंट में जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलता है कि आप सजग हैं और सही वक्त पर सही काम करने के लिए तैयार भी। और सबसे सुकून देने वाली बात यह है, आपको ये सफर अकेले तय नहीं करना है, क्योंकि अगला कदम हम मिलकर भी उठा सकते हैं। और जब कॉल हो चुकी हो और मदद रास्ते में हो, तब भी एक छोटा सा शांत सा कदम होता है जो एम्बुलेंस आने तक दिल की रक्षा कर सकता है। कदम 3, एक एस्पिरिन की गोली चबाना। हाँ, इतनी सीधी और सरल चीज जैसे कि एक आम एस्पिरिन की गोली चबाना, जो अक्सर लोगों की थैली या रसोई की दराज में पड़ी रहती है, वही कुछ कीमती मिनटों तक जीवन को थामे रख सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह कैसे, कब और क्यों काम करती है। एस्पिरिन का सीधा काम होता है खून को पतला करना, और खास तौर पर खून में थक्का बनने की प्रक्रिया को धीमा करना। जब दिल का दौरा शुरू होता है तो ज्यादातर मामलों में किसी एक धमनी में खून का थक्का जमने से रुकावट बनती है। जितनी जल्दी उस रुकावट को रोका जाए उतना कम नुकसान होता है। यहीं एस्पिरिन काम आती है, ये उस प्रक्रिया को धीमा करती है। लेकिन ध्यान रखें, इसे पानी के साथ निगलना नहीं है जैसे आमतौर पर दवा ली जाती है। इसे चबाना है, चाहे स्वाद कड़वा लगे, चाहे गोली पर चिकना कोटिंग हो। चबाने से दवा शरीर में जल्दी असर करती है। ये पदार्थ मुंह की नसों से सीधा खून में पहुंचता है और अस्पताल में इलाज शुरू होने तक खून को बेहतर ढंग से बहने में मदद करता है। हाँ, ये तरीका केवल तभी अपनाना चाहिए जब व्यक्ति को एस्पिरिन से एलर्जी न हो और वो पहले से कोई ब्लड थिनर जैसे वारफेरिन न ले रहा हो। अगर आपको इस बारे में संदेह है तो अपने डॉक्टर से अभी बात कर लें। आपात स्थिति में निर्णय लेना मुश्किल होता है, इसलिए पहले से पूछ लें। अगर मुझे दिल के दौरे के लक्षण महसूस हों तो क्या मैं एस्पिरिन ले सकता हूं? सही जवाब आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा देगा। एक और जरूरी बात है एस्पिरिन तक पहुंच। इससे कोई फायदा नहीं अगर गोली किसी बंद दराज के अंदर छुपी हो या किसी ऊंची अलमारी में दूसरे दवाओं के साथ मिलकर रखी हो। हमेशा एक पत्ता आसान जगह पर रखें, पलंग के पास, पर्स में, ड्राइंग रूम की टेबल पर। अगर आप अक्सर ट्रेन, बस या रिक्शा से सफर करते हैं तो 1-2 गोलियां छोटे दवाई डिब्बे में अपने साथ रखें। ऐसी तैयारियां बिल्कुल वैसी हैं जैसे मानसून में छाता रखना। शायद जरूरत न पड़े, लेकिन अगर तूफान आया तो आप तैयार हैं।
और ऐसी तैयारी कोई घबराहट नहीं बल्कि बुद्धिमानी होती है। कई बार लोग कीमती समय सिर्फ यह सोचने में गंवा देते हैं कि क्या मुझे सच में कुछ करना चाहिए, लेकिन जब दिल चेतावनी देता है उसे बहस नहीं चाहिए, उसे सहारा चाहिए। और ये सहारा एक सफेद गोली हो सकती है जो समय पर चबाई गई हो। और इतना करने के बाद भी एक आखिरी कदम और है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो शरीर को शांत बनाए रखने में मदद करता है जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए और जब गोली चबाई जा चुकी हो और फोन की घंटी बज रही हो। तब भी एक ऐसा काम होता है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, बिना किसी मशीन के, बिना किसी मदद के। अपने शरीर को शांत करना सिखाना ताकि दिल को थोड़ा और लड़ने का मौका मिल सके। कदम 4, दिल को शांत रखने के लिए सांसों को नियंत्रित करना। संकट के समय डर अक्सर दर्द से पहले ही जकड़ लेता है। छाती तेजी से ऊपर नीचे होती है, कंधे सख्त हो जाते हैं, मन भागने लगता है। अगर ये गंभीर निकला तो, अगर कोई समय पर नहीं आया तो यही घबराहट खुद एक और खतरा बन जाती है, जैसे जलती आग में और लकड़ी डालना। लेकिन एक चुप, आसान सा तरीका है जो हर किसी की पहुंच में है। सांस लेना, ध्यान से, शांति से, पूरे होश के साथ। धीमी और गहरी सांस लेना दिल और दिमाग को शांति का संकेत देता है। नाक से 4 गिनती तक सांस लें, एक पल रोकें और मुंह से 6 गिनती में छोड़ें। इस लय से धड़कन शांत होती है और डर थोड़ा कम। इस तरह की सांस लेने की आदत संकट के बीच में एक छोटा सा चमत्कार बन जाती है। ये डर के कारण होने वाली धड़कन की गड़बड़ी अतालता से बचा सकती है, हार्ट अटैक को बहुत तेजी से बढ़ने से रोक सकती है, दिल को थोड़ी राहत देती है जब तक मदद पहुंचे। और इसके लिए कोई खास उपकरण नहीं चाहिए। यही अभ्यास आप कहीं भी कर सकते हैं, सोफे पर बैठे हुए, रसोई की दीवार के सहारे टिककर या बेडरूम के फर्श पर लेटे हुए। अगर आप अकेले हों तो अपने आप से धीरे धीरे बोलें, सांस लो, रोको, धीरे धीरे छोड़ो। अपने ही स्वर को अपनी राह बनाएं। अगर आप किसी के साथ हैं तो ये प्रक्रिया उनके साथ मिलकर करें। आपकी सांसों की स्थिरता देखकर दूसरा शरीर भी संतुलित होने लगता है। लेकिन याद रखिए, जैसे हर आदत का असर अभ्यास पर निर्भर करता है, वैसे ही ये अभ्यास भी पहले से किया गया हो तो ही सबसे ज्यादा मदद करता है। इसलिए इसे अच्छे दिनों में अभ्यास करें। सुबह की प्रार्थना के बाद, सोने से पहले या बरामदे में टहलते हुए 2 मिनट सिर्फ ध्यान से सांस लें। महसूस करें कैसे हवा आपकी नाक से जाती है, छाती को फैलाती है, फिर मुंह से धीरे धीरे बाहर निकलती है। इस लय को रोज दोहराएं ताकि यह एक स्वाभाविक आदत बन जाए, एक सुरक्षा की प्रतिक्रिया। क्योंकि आपातकालीन स्थिति में शरीर पर्चे में पढ़ी बातों को नहीं ढूंढता, वो उन्हीं चीजों का सहारा लेता है जो आपने पहले से सीखी और निभाई होती हैं। और जब सांस लेना एक आंतरिक साधन बन जाता है तो वो डर भरे पलों को भी बदल सकता है, शांति, शक्ति और फोकस में। चाहे दर्द अब भी मौजूद हो, चाहे डर अभी भी गले में अटका हो, ऐसे सांस लेना ऐसा है जैसे आप अपने दिल को भीतर से हाथ बढ़ाकर थाम रहे हों और कह रहे हों, मैं तेरे साथ हूं, हम धड़कनों को नहीं भगाएंगे, हम इसे पार करेंगे, एक सांस करके। और इसी यात्रा के बीच एक और नर्म सा, लगभग भुला दिया गया कदम होता है जो इन पहले घंटों में पूरे शरीर की रक्षा कर सकता है। और जब हवा अब थोड़ा शांत होकर बहने लगे और दिल की धड़कन डरावने झटकों से बाहर आकर एक स्थिर लय पकड़ने लगे, तो आता है एक आखिरी कदम जो शायद सबसे कठिन होता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने सारी जिंदगी दूसरों का ख्याल रखा है। खुद को रुकने की इजाजत देना। कदम 5, दिल की रक्षा के लिए बैठ जाना या लेटना। आपात स्थिति के बीच में अक्सर मन करता है कि कुछ किया जाए, दस्तावेज ढूंढना, किसी रिश्तेदार को फोन करना या यहां तक कि खुद ही अस्पताल पहुंचने की कोशिश करना। लेकिन उस क्षण पर सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है कुछ न करना, न जोर डालना, न विरोध करना, बस रुक जाना जब तक आप पहले 4 कदम उठा चुके हों। फोन किया, एस्पिरिन चबाए, सांसों को नियंत्रित किया। उसके बाद अगला कदम है शरीर को पूरी तरह शांत करना। सीधे शब्दों में एक ही जगह बैठ जाएं, पीठ को दीवार या सोफे से टिकाकर रखें या बाईं करवट से लेट जाएं, सिर को थोड़ा ऊंचा रखते हुए। ना पूरी तरह सीधा लेटना है, ना बहुत झुककर बैठना है।
बस ऐसी स्थिति में जहां शरीर को अपना वजन संभालने की मेहनत ना करनी पड़े, इस शारीरिक ठहराव का असर बहुत गहरा होता है। जब आप हिलना डुलना बंद करते हैं, यहाँ तक कि हाथ उठाना या बहुत बात करना भी रोक देते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन की मांग घटती है और यही सीधे सीधे दिल की मदद करता है जो पहले ही बोझ में दबा हुआ है। ऐसे वक्त में सिर्फ कमरे से रसोई तक चलना भी बहुत भारी पड़ सकता है। जो चीज मामूली लगती है वो एक संतुलित स्थिति को पूर्ण संकट में बदल सकती है। कल्पना कीजिए, दिल एक थका हारा मजदूर है जो चेन्नई की गर्मी में काम कर रहा है, बिना छाया के, बिना पानी के। ऐसे में अगर तुरंत उसे कुछ पल का आराम मिल जाए तो शायद वो बेहोशी से बच जाए। और यहाँ आराम कोई विलास नहीं है, ये आपातकालीन इलाज है। अगर आप घर पर हैं तो पास में बिस्तर ना हो तो जमीन पर बाईं करवट लेट जाएं। सिर के नीचे तकिए या किसी कपड़े की तह से थोड़ा ऊंचाई दें। अगर आप बाहर हों तो कोई बेंच, सीढ़ी या दीवार ढूंढें जहां आप टेक लगाकर बैठ सकें, घुटनों को थोड़ा मोड़कर। सबसे जरूरी बात, शरीर को गुरुत्वाकर्षण से लड़ने से मुक्त कर देना। अगर कोई आपके साथ हो तो उससे कहें, मेरे साथ शांत रहो, मुझे हिलने से रोकना। क्योंकि अक्सर लोग घबरा जाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, शरीर को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पल में सबसे बड़ा सहारा है स्थिरता। एक शांत शरीर दिल को सांस लेने का मौका देता है। ये शारीरिक शांति मन पर भी असर डालती है। जब आप खुद को रोकते हैं तो शरीर दिमाग को संकेत भेजता है, अभी भविष्य की चिंता मत कर, अभी सिर्फ इस पल की देखभाल कर। ये एक भीतर का नरम सा मौन होता है, एक अस्थायी आसरा जब तक एम्बुलेंस पहुंच न जाए। हाँ, ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, खासकर उनके लिए जो हमेशा परिवार का आधार रहे हैं, जो दूसरों की देखभाल करते रहे हैं। लेकिन यहाँ खुद की देखभाल की शुरुआत होती है, कुछ न करने की हिम्मत से, इस भरोसे से कि इस पल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है रुकना। अगर ये बात आपके मन में उतरी हो तो इस वीडियो में नंबर 5 कमेंट में जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलता है कि आपने समझा कि कभी कभी रुकना भी एक तरह की सुरक्षा है। और ये शांत देखभाल यही नहीं रुकती, क्योंकि जब शरीर थोड़ा सुस्ताने लगता है तो एक और आखिरी कदम आता है, नजरों से लगभग छुपा हुआ, लेकिन ऐसा जो आने वाले मिनटों में सब कुछ बदल सकता है। और जब शरीर पूरी तरह शांत हो और दिल की हर धड़कन धैर्य और देखभाल से सुरक्षित रखी जा रही हो, तब भी एक आखिरी कदम बचता है जो आंखों से तो छोटा लगता है, लेकिन वही तय कर सकता है कि अगले कुछ मिनटों में क्या होगा। कदम 6, दरवाजा खोल देना ताकि मेडिकल टीम तुरंत अंदर आ सके। हाँ, ये बात सुनने में बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन दिल के दौरे जैसी आपात स्थिति में एक बंद दरवाजा जीवन और मृत्यु के बीच की रुकावट बन सकता है। अगर एम्बुलेंस आ जाए लेकिन घर में घुस न पाए तो हर सेकंड भारी पड़ने लगता है, समय भाग रहा होता है, दिल संघर्ष कर रहा होता है और मदद बस बाहर खड़ी होती है। अगर शरीर में थोड़ी भी ताकत बची हो, चाहे थोड़ी कोशिश करनी पड़े, तो धीरे धीरे दरवाजे तक चलकर उसे खोल देना आपके लिए अनमोल मिनट बचा सकता है। पूरा दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंडी घुमा दें या चिटकनी हटा दें, इतना कि जब पैरामेडिक्स पहुंचें तो उन्हें ना दस्तक देनी पड़े, ना इंतजार करना पड़े, ना जबरदस्ती अंदर आना पड़े। अब जरा सोचिए, भारत में ज्यादातर बुजुर्ग सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद रखते हैं और ये बिल्कुल समझदारी की बात है, लेकिन आपात स्थिति में यही सुरक्षा एक रुकावट बन सकती है। इसलिए अभी से एक योजना बना लेना जरूरी है। किसी भरोसेमंद पड़ोसी के पास एक्स्ट्रा चाबी या कोई नजदीकी रिश्तेदार जो जरूरत पड़ने पर जल्दी पहुंच सके, या अगर संभव हो तो एक डिजिटल लॉक जिसमें एक आसान पासवर्ड हो जिसे आपके पोते पोतियां भी आसानी से सेट कर सकते हैं। इसी के साथ भीतर लगने वाली चेन या ग्रिल जैसी अतिरिक्त कुंडियां, जैसे फाटक के पीछे की स्लाइड लॉक, अगर संभव हो तो दिन के वक्त इनका उपयोग ना करें, खासकर जब आप घर में अकेले हों, क्योंकि ये बंदिशें मेडिकल टीम के लिए रुकावट बन सकती हैं, भले ही मुख्य दरवाजा खुला हो। लेकिन ध्यान रखिए, ये कदम सिर्फ तभी उठाएं जब चलना सुरक्षित हो। अगर शरीर पहले से बहुत कमजोर लग रहा हो, या चक्कर बहुत तेज हो, या रास्ते में गिरने का डर हो, तो हिम्मत ना करें, रुक जाएं, वहीं लेटे रहें, धीरे धीरे सांस लेते रहें
और भरोसा रखें कि पेशेवर लोग जानते हैं क्या करना है। हाँ, उन्हें दरवाजा तोड़ना भी आता है, लेकिन इसमें समय लगता है और कभी कभी दरवाजे के साथ साथ जीवन की संभावना का भी कुछ हिस्सा टूट जाता है। इसलिए इस कदम की शुरुआत संकट के समय नहीं होती, बल्कि अब होती है रोजमर्रा की शांति के बीच। अपने आप से पूछिए, अगर मुझे घर में अकेले कुछ हो जाए तो क्या कोई अंदर आ पाएगा? ये सवाल थोड़ा असहज जरूर लगता है, लेकिन शायद ये आपके लिए सबसे प्यार भरा सवाल है जो आप खुद से पूछ सकते हैं। और जब शरीर सुस्ताने लगे और दरवाजा खुला हो, तो आखिरी कदम भीतर का होता है, एक चुपचाप सा, लगभग आध्यात्मिक सा इशारा जो दिल को अगले क्षणों के लिए तैयार कर सकता है। और जब दरवाजा खुल चुका हो और आपके चारों ओर सब कुछ शांति और ध्यान से तैयार कर लिया गया हो, तब भी एक और कदम बचा रहता है, छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर, एक ऐसा इशारा जो आपको दुनिया से जोड़ता है जब आपकी अपनी आवाज धीमी पड़ने लगती है। कदम 7, मोबाइल का स्पीकर ऑन करें और मेडिकल आईडी पहले से सेट रखें। आपात स्थिति में केवल मोबाइल पकड़कर रखना भी मुश्किल हो सकता है। हाथ कांपते हैं, सीने में जकड़न होती है, सांसें तेज हो जाती हैं। ऐसे में विवा वॉइस यानी स्पीकर ऑन करना कोई छोटा विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरी जीवन रक्षक कदम है। इससे कॉल जारी रहती है, आपका फोन पास में बिस्तर या टेबल पर रखा होता है और आप बिना हाथों के इस्तेमाल के एम्बुलेंस टीम की बातें सुन सकते हैं और सांसों पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था 73 वर्षीय श्री बालासुब्रमण्यन के साथ, जो तिरुचिरापल्ली में अकेले रहते हैं। एक दिन उन्हें सीने में अजीब दबाव महसूस हुआ जो ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने इमरजेंसी नंबर डायल किया और जैसे तैसे अपनी कमजोर होती आवाज में स्पीकर ऑन कर दिया। धीरे धीरे फर्श पर बैठते हुए वो बचाव कर्मियों के सवालों के जवाब देते रहे। टीम 8 मिनट में पहुंच गई और डॉक्टरों ने कहा, यही 8 मिनट और वो खुली कॉल जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क थी। लेकिन मोबाइल सिर्फ कॉल के लिए नहीं, आपकी तरफ से बोल भी सकता है जब आप खुद कुछ कहने की स्थिति में न हो। मोबाइल की लॉक स्क्रीन पर अपनी मेडिकल जानकारी दर्ज करें, जैसे खून का प्रकार, एलर्जी और परिवार का नंबर। अगर कुछ हो जाए तो मेडिकल टीम तुरंत मदद कर सके। अब सोचिए, अगर मेडिकल टीम आती है और आपको बेहोश पाती है, फोन पास पड़ा है, टीम स्क्रीन छूती है और वहां दिखता है आपकी बेटी का नंबर, आपके हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम और यह चेतावनी कि आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है। बस इतनी सी जानकारी इलाज का पूरा तरीका बदल सकती है, गलत दवा से बचा सकती है, आपकी जान बचा सकती है। अगर आपने यह फीचर कभी सेट नहीं किया तो आज ही करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लें। पोते, पोती, पड़ोसी या फार्मेसी का कर्मचारी भी मदद कर सकता है। इसमें 5 मिनट लगेंगे और यह सुविधा हर समय आपके साथ रहेगी, यहां तक कि तब भी जब आप खुद बोल नहीं पाएंगे। और अगर संभव हो तो मोबाइल के कवर के अंदर एक कागज का पुर्जा भी रखें जिसमें वही सारी जानकारियां हों। यह एक पुराना लेकिन भरोसेमंद प्लान भी है जब बैटरी खत्म हो जाए या फोन काम न करे, क्योंकि असल में अपनी जान की रक्षा का मतलब है दूसरों के लिए रास्ता छोड़ना, जानकारी के ऐसे निशान छोड़ जाना जिससे वो मदद कर सकें जब आप नहीं कर पाएं। और इस छोटे से आधुनिक से लगने वाले कदम में छिपी होती है एक बहुत पुरानी बुद्धिमानी, यकीन करना कि आपको सब कुछ अकेले नहीं लड़ना है। क्योंकि कभी कभी जो आवाज आपको बचाती है वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक छोटे से फोन की होती है जिसका बटन सही वक्त पर दबाया गया होता है। और जब ये हिस्सा भी पूरा हो जाए तब बचता है आखिरी कदम, एक आंतरिक कदम जो पूरे चक्र को बंद करता है, किसी भी दवा से गहरे स्तर पर। अब जब आप जान चुके हैं वो पहले छोटे छोटे कदम जो जीवन बचा सकते हैं, सांसों की गति से लेकर शरीर की स्थिति तक, फोन कॉल से लेकर मेडिकल जानकारी तक, तो बताइए इनमें से कौन सा कदम आप आज ही अपनाएंगे? कौन सी छोटी तैयारी आप अब तक टालते आ रहे थे, ये सोचकर कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा? और अगर सच्चाई ये हो कि आज का ये छोटा सा ध्यान कल आपकी आजादी की सबसे बड़ी गारंटी बन जाए, याद रखिए, स्वतंत्रता और गरिमा एक दिन में नहीं खोती, वो धीरे धीरे उन छोटे छोटे अनदेखे पलों में फिसलती हैं
लेकिन उन्हें फिर से पाया भी जा सकता है, एक एक जागरूक और स्नेह भरा कदम उठाकर। यही वो साधारण क्रियाएं हैं जो अगर ध्यान से दोहराई जाएं तो शरीर में ताकत लौट आती है और डर धीरे धीरे दूर चला जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी स्पष्टता दी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हम यहाँ आपके साथ हैं, यह दिखाने के लिए कि बुजुर्ग होना कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि अभ्यास से सीखी गई एक गहराई है। अगले वीडियो में हम जानेंगे वो संकेत जो बताते हैं कि आपका शरीर अब आराम मांग रहा है, भले ही मन अब भी चलते रहने की जिद कर रहा हो, क्योंकि कई बार रुकना भी एक बहादुरी का काम होता है।